जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HDS सर पर। तो साथियों, हमने इस चैनल पे क्लास 10th हिस्ट्री का पहला चैप्टर समाप्त कर दिया पढ़ा कर, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जो चैप्टर ख़त्म होने के बाद पीछे दिए होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आज उसको देखने वाले, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो वर्तमान में इटली एवं जर्मनी जो आते हैं वे यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका किताब दिया गया है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो हमने बताया होगा कि फ्रांस में शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई, मतलब कि बोला कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो फ्रांस में वियना कांग्रेस के द्वारा बुबरो वंश की, किस वंश की? बुबरो वंश की पुनर्स्थापना किया गया था। किस वंश की? बुबरो वंश की, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें लिख दे कि मेजिनी का जो संबंध था वो किससे था? कार्बोनरी से। मेजिनी का संबंध किससे था? कार्बोनरी से, कार्बोनरी से था। इटली के एकीकरण के लिए इन्होंने इस संगठन का निर्माण किया था। चौथा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो इटली हो या जर्मनी हो, इन दोनों के विरुद्ध था वो क्या था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था। और अंततः इसको हारना ही पड़ा ऑस्ट्रिया को, और इटली और जर्मनी क्या गया? एकीकरण साथ साथ हुआ। पांचवा था, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो हमने बताया था कि गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक। बाद में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर एक साधारण किसान की भांति जीने के लिए, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे तो क्या थे? नाविक थे, ठीक है। किसान नहीं लगाना है। सातवां, जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट जी ने। हमने पढ़ाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जाल वेरिन एक संस्था थी। तो चैप्टर बताया था जाल वेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? जाल वेरिन क्या थी? व्यापारियों की संस्था थी। आगे कह रहा है, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। मतलब रक्त और लौ की नीति को किसने बनाया था। तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क जी ने, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में थी। इटली के एकीकरण के बाद, इटली का एकीकरण 1870 में है। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में, ठीक है। 10 में 1871 को है, लेकिन दिन नहीं दिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1871 में। 11, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत था। तो पहले ही बताएं कि यूरोप वासियों के लिए, पूरे यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य, ज्ञान, कला, चिकित्सा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र सब यूरोपियों के लिए क्या था? एक प्रेरणा का स्रोत था। कौन? यूनान का। किसका ज्ञान था? तो यूनान का जो ज्ञान विज्ञान था वो प्रेरणा स्रोत था यूरोप वासियों के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी यूनान किसके अधीन था? तो तुर्की की। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो 1829 में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी, वह तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ हुए थे? तो तुर्की के साथ। यूनान और तुर्की के साथ हुए थे। तो किसके साथ बोलेगा? तो तुर्की के साथ। और अंततः 1832 में यूनान क्या गया था? स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। आते हैं रिक्त स्थान में, ठीक है। दिया, निम्नलिखित में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मतलब भरे। देखो क्या लिखा था। लिखा था, डैश के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। तो देखिए, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो 1871 में हुआ, ठीक है। लेकिन जर्मनी के एकीकरण का जो सबसे प्रसिद्ध युद्ध था वो था सेडॉन का युद्ध। कौन सा युद्ध? तो सेडॉन का युद्ध। तो सेडॉन के युद्ध में ही एक महाशक्ति का पतन, मतलब खत्म हुआ, और दूसरी यूरोपीय महाशक्ति का क्या हुआ? जर्मनी का उदय हुआ, ठीक है। सेडॉन का युद्ध हुआ था 1870 में, ठीक है। ये भी जो युद्ध हुआ था सेडॉन का 1870 में प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था।
दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था शेडोवा का युद्ध डैश और डैश के बीच हुआ था। तो याद रखिए शेडोवा का जो युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। शेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच में, और शेडवा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। और शेडवा का जो युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। 3 कह रहा 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने डैश युग का अंत कर दिया था। तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने, जिसका नेता लुई फिलिप था, उन्होंने कट्टर प्रतिक्रियावादी गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था। तो 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का अंत कर दिया। जो पुराने जमाने से लोग जीते थे, पुरानी व्यवस्था रखते थे, उसका क्या कर दिया, अंत कर दिया। चौथा है क्वेश्चन आपका वेटिकन सिटी के राजमहल जहां डैश रहते थे जो इटली के डैश से बचा रहता था। तो वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ कौन रहते थे, पोप रहते थे। कौन रहते थे, पोप रहते, जो इटली के प्रभाव से बचा रहा। किसके प्रभाव से, इटली के प्रभाव से। आगे कह रहा है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक डैश को वहां का राजा घोषित कर दिया। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया का शासक ऑटो को, किसको, ऑटो को वहां का मतलब क्या, यूनान का राजा घोषित किया गया 1832 में। छठा क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी क्या है। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, हंगरी की राजधानी क्या है, तो बुडापेस्ट है। ठीक है, आगे आपका दिया हुआ है निम्नलिखित समूह का मिलान करते। देखिए मेजिनी, तो मेजिनी का संबंध इटली से था, क्योंकि मेजिनी ने इटली का एकीकरण किया था। आपका दूसरा हीगेल, तो हीगेल एक दार्शनिक था जो कि विचारों का व्यक्त करते थे। बिस्मार्क, तो बिस्मार्क जर्मन चांसलर था। कौन था, बिस्मार्क जर्मन चांसलर था। और चौथा है विक्टर इमेनुअल, तो विक्टर इमेनुअल एक राजनीतिक था। क्या था, राजनीतिक था। इन्होंने जर्मनी के एकीकरण में योगदान दिया था, और वो इटली के एकीकरण में भी योगदान दिया था इन्होंने। अगला है क्या, समूह ओ से समूह वो का मिलान कर। ठीक है, तो पहला वियना कांग्रेस, तो वियना कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ था 1815 में हुआ था। ठीक है, वियना कांग्रेस सम्मेलन, वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक बुलाया था विजयी राष्ट्रों को। दूसरा मेटरनिक का पतन हुआ, तो मेटरनिक का जो पतन हो गया था वो 1848 में, 1848, क्योंकि मेटरनिक भी पुरातन युग में जीते थे। तो पुरातन युग का अंत हुआ, तो मेटरनिक युग का भी क्या हो गया, अंत हो गया। कब हुआ, 1848 में। अगला आपका इटली की, तो इटली का अभी पढ़े, इटली का एकीकरण 1871 में हुआ। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा युद्ध हुआ था। इसका सेडॉन का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और प्रसा के बीच में। चौथा आपका सेडॉन युद्ध कब हुआ था, 1870 में, 1870 में। ठीक है, आगे आपका दिया है क्वेश्चन समूह ओ से समूह बो का मिलान करिए। तो कोसुत, तो कोसुत कौन था, तो कोसुत हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था। हंगरी को आज़ाद कराने में कोसुत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि, एड्रियानोपुल की संधि का अभी देखे 1829 में, 1829 में। तीसरा यूनान की स्वतंत्रता, यूनान कब स्वतंत्रता, अभी बताया आपको 1832 में। पोलैंड में आंदोलन, तो पोलैंड में जो आंदोलन हुआ था 1863 में हुआ था। आगे आपका अति लघु प्रश्न है, तो इसका हम अगले वीडियो में अति लघु प्रश्न आपको लघु दीर्घ शब्द दे देंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो चैप्टर के 20 में जो 20 से जो अतिरिक्त प्रश्न होता है, अतिरिक्त ऑब्जेक्टिव जो होता है, उसको भी हम लिखा देंगे। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें जी। धन्यवाद।